डॉक्टर रमन सिंह की तीसरी पारी में मंत्रिमंडल के लिए नाम तय करने का काम चल रहा है। इस बार कई वरिष्ठ नेता हार गए हैं। जो जीत कर आए हैं उनमें सवर्णों में कई दावेदार हैं, खासकर अग्रवाल और जैन। वहीं आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग से नाम छांटना भी आसान नहीं है। 90 सीटों वाली विधानसभा में कुल 15% सदस्यों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री समेत कुल 13 लोग ही मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं। इससे अधिक लोगों को लेना संभव नहीं है। दावेदारों की सूची को देखा जाए तो यह तय लग रहा है कि भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक, 6वीं बार चुनाव जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल, 2 बार के मंत्री अमर अग्रवाल और राजेश मूणत को लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको लिया जाना भी लगभग तय है। पर इनके साथ ही अग्रवाल समाज से वरिष्ठ नेता गौरी शंकर अग्रवाल भी जीत कर आए हैं। उनको लेना है या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे को हरा कर आने वाले जैन समाज के लाभचंद बाफना का भी दावा मजबूत है। मूणत को लेने के बाद बाफना को लेना है या नहीं, यह भी पार्टी के लिए चिंतन का विषय है। इसी प्रकार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे का भी मजबूत दावा है। वरिष्ठ विधायक बद्रीधर दीवान पिछली बार मंत्री बनने से रह गए थे, इसलिए उनके नाम को भी किनारे रखना आसान नहीं होगा। ओबीसी वर्ग से गुरु से चुनाव जीतने वाले वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का नाम तय माना जा रहा है। साहू समाज के चंद्रशेखर साहू के चुनाव हारने के बाद अब इस बार रमशीला साहू का दावा मजबूत दिख रहा है। महिला होने के कारण उनके नाम को प्राथमिकता दी जा सकती है। इससे महिला का भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा और साहू समाज का भी। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की बात खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी स्वीकार रहे हैं। युवा भी होंगे, नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, सभी प्रकार का एक संतुलित सभी क्षेत्रों का चिंता किया जाएगा। सभी अभी आपके साथ भी है कुछ युवा चेहरे, सभी का विचार होगा और निश्चित रूप से एक बेहतर टीम हम बना के देंगे। भाजपा के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र युद्धवीर सिंह जूदेव का नाम भी प्रमुखता से पार्टी के हलकों में चल रहा है। पिछली बार उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया था। चूँकि अब वे 2 बार के विधायक हैं, तो उनका दावा भी मजबूत दिख रहा है। साथ ही बीजापुर से नवनिर्वाचित विधायक और संसदीय सचिव रह चुके महेश गागड़ा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। ऐसे में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश डॉक्टर रमन सिंह के इस मंत्रिमंडल के जरिए करने की है। आर.के. गांधी, साधना न्यूज। तो कैसी रहेगी कैबिनेट रमन सिंह की, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से 2 विशेष अतिथि। राजनीतिक विशेषज्ञ है हमारे साथ शशांक शर्मा जी, वहीं दूसरी ओर है हमारे साथ बीजापुर से नवनिर्वाचित विधायक है महेश गागड़ा जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। गागड़ा जी, सबसे पहले मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि रमन मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्रमुखता दी जाएगी। इससे पहले ये कम से कम रमन सिंह ने ये साफ तो कर ही दिया है। वहीं दूसरी ओर आपका नाम उसमें प्रमुखता से है। युवा चेहरे के तौर पर आपकी क्या कुछ जो प्राथमिकता होगी वो रहेगी? देखिए, सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रमुख लोग तय करेंगे युवा चेहरा। अब भारतीय जनता पार्टी काफी युवा चेहरा है, युद्धवीर सिंह जूदेव जी हैं, काफी लोग हैं, हम भी हैं। तो पार्टी तय करना, हमारे मुख्यमंत्री तय करना है इसमें। बिल्कुल जी, क्या लगता है आपको यहाँ पर शशांक जी की जिस तरीके से युवा चेहरे हैं, कम से कम रमन सिंह ने साफ तो कर ही दिया है कि नए चेहरों को मौका मिलेगा। प्राथमिकताओं की हम बात करते हैं तो क्या कुछ उनकी प्राथमिकता रहनी चाहिए? देखिए, प्राथमिकता में तो स्पष्ट है कि क्षेत्रीय संविधान रखना होगा, जाति समीकरण का ध्यान रखना होगा। हमें ये भी समझना होगा कि ये आखिरी चुनाव नहीं है, 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है। बिल्कुल। तो जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधेंगे कि लोकसभा में उसका फायदा हो। तो अगर मान लीजिए कि इस बार बस्तर से कम विधायक चुनकर आए हैं और अब अगर मंत्री उसमें से कम कर दें तो हो सकता है कि 2 विधानसभा जो 2 लोकसभा क्षेत्र उस एरिया में आते हैं तो वहां पर वो लोकसभा प्रभावित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी डॉक्टर रमन सिंह के पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। 5 मंत्री जो पराजित हुए हैं उन्हीं में से उन्हीं को भरपाई करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कुछ नए चेहरे हैं और जिनमें एक जैसे राम सेवक पेकरा जी है, उनके नेतृत्व में वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उन्हें जरूर शामिल किया जाएगा। और मुझे लगता है युद्धवीर सिंह है, उन्होंने न केवल अपनी सीट जीती
बल्कि जशपुर जिले की तीनों सीटें पहली बार भाजपा जीत कर आई है। उसमें भी दिग्गजों को हराया गया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी पुरस्कृत करने की कोशिश की जाएगी। इस बार साहू कैंडिडेट कौन होगा, उसके लिए शायद रमशीला साहू का नाम जैसे आपके इस रिपोर्ट में दिख रहा था जी। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। 5 सीटें जो है वो मंत्रिमंडल में खाली हुए हैं, उन्हीं की भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, क्या लगता है आपको, यहाँ से आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? गावड़ा जी। बिल्कुल, मैं शशांक जी की बात से सहमत हूँ और पार्टी स्वाभाविक लोकसभा चुनाव अभी अपने देश में सामने है, प्रदेश में है, तो उसकी दृष्टि रखते हुए संगठन उस पर विचार करेगी। स्पष्ट रूप से जो नए लोग आए उसके पूरे जो कार्यकाल रहे हैं उस पर भी रहेंगे, क्षमता पर भी देखा जाएगा। तो सभी क्षेत्रों का करते हुए पार्टी संगठन और माननीय मुख्यमंत्री उस पर तय करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बस्तर संभाग से आप चुनकर आए हैं, ये बस्तर के हम मौजूदा हालात की बात करते हैं, वहाँ की राजनीति की बात करते हैं, उसे आप किस तरह से लेते हैं? बस्तर में बड़ा चुनौती था, लगातार वहाँ पे कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी 2 बार लगातार जीत के आ रही थी, 2003-2008 में लगातार आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों के बल से जीत के आई है। मैं आत्महत्या से आज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज वहाँ पे 8 सीट कांग्रेस जीते हैं, नकारात्मक प्रचार करके वहाँ पे आज आए हैं। अब बाकी जनादेश जो था हम स्वीकार करते हैं, अब उसको हम सुधारना भी है, उसको हमको व्यवस्थित भी करना है। पूरा जो स्थिति रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर हम लाने के लिए सभी जो अभी जो 4 विधायक वहाँ पे हैं, अब मिलकर काम करेंगे और स्वाभाविक रूप से हम आने वाले दिनों में पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल। शशांक जी, क्या लगता है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बस्तर की राजनीति की हम बात करते हैं, उस राजनीति को आप किस लिहाज से देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बस्तर में अगर आप देखें 1990 के बाद से, तो वहाँ पर वोटिंग का जो ट्रेंड रहता है वो एक तरफा रहता है। बिल्कुल। वहाँ पर जैसे 98 में कांग्रेस के पास 11 सीटें थी, 1 सीट भाजपा के पास थी। वो 2003 में 3 सीट कांग्रेस के पास आ गई, 9 सीट जो है वो भाजपा के पास चली गई। तो ये इस तरह का वहाँ ट्रेंड रहता है। तो अगर मान लीजिए इस ट्रेंड में भाजपा 4 सीटें लेकर आ रही है, कांग्रेस 8 सीटें लेके आ रही है, तो ये स्थायी ट्रेंड नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग का ट्रेंड बस्तर में बदल जाता है। अगर पिछला सीटों में 11 सीटों पर भले ही भाजपा जीती हो और 1 सीटों पर कांग्रेस जीती हो, लेकिन अगर आप लोकसभा के विधान क्षेत्रवार जब आप मतों की गणना करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि 12 में से 4 सीटें कांग्रेस या जीत सकती थी। तो ये ट्रेंड भी वहां रखा होता है। तो जरूरी नहीं है अभी विधानसभा में जो परिणाम आया है वो लोकसभा में वो कंटिन्यू हो, वो उसमें समीकरण बदल भी सकते हैं। चलिए, मंत्री कई हारे हैं इस बार रमन मंत्रिमंडल में, कौन कौन से, यदि हम चेहरों की बात कर लेते हैं यहाँ पर शशांक जी, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से चेहरों को जगह मिल सकती है? पुराने और नए दोनों चेहरों को यदि हम मिला लेते हैं तो देखिए, पुराने शहर में तो जो सबसे वरिष्ठ विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उसके बाद अमर अग्रवाल हैं, राजेश मूणत हैं, उसके बाद अगर दयालदास बघेल हैं जी, पुन्नूलाल मोहले हैं, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। नए जो मैं आपको 5 सीट की बात कह रहा हूँ उसमें रामसेवक पैकरा जी होंगे, युद्धवीर सिंह जी होंगे, महेश गागड़ा जी एक भावी मंत्री हमारे पास बैठे हुए हैं, एक महिला मंत्री हमारे बीच में रमशीला साहू के रूप में आ सकती है, और एक ब्राह्मण मंत्री कहीं ना कहीं से आएंगे, और एक अजय चंद्राकर। चलिए, मुझे लग रहा है इस बार अनुसूचित जाति वर्ग ने जिस प्रकार से 10 आरक्षित सीटों में से 9 सीटें भाजपा को दी है, तो मुझे लगता है कि शायद हम 2 अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री को कायम रखेंगे, और ये जो सवर्ण जो मंत्री है, सामान्य वर्ग के जो मंत्री हैं, उनमें से कोई एक फेर बदल होके अजय चंद्राकर जी को मौका मिलने की भरपूर संभावना है। चलिए, क्या लगता है, कितने सहमत है आप गावड़ा जी? बिल्कुल, यहाँ पे जो मीडिया में समीक्षा आ रही है, जो चर्चा है, मैं सही से सहमत हूँ, हो भी सकता है। बाकी 1-2 दिन में तो आप सबके सामने आ ही जाएगा, जो चेहरा है, जो मंत्रिमंडल है, सब सामने होगा। चलिए, गृह मंत्री की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है गृह मंत्री कौन हो सकता है? किससे पूछ रही है गावड़ा जी? चलिए, आप ही बताइए, क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी से कौन गृह मंत्री चुनने लायक है और किसे चुना जा सकता है? काफी योग्य लोग हैं, उसमें से माननीय मुख्यमंत्री या संगठन इसको तय करेगा, वो बनेंगे। चलिए,
कि लगता है क्या जी नाम बताना है, सभी योग्य लोग हैं, कोई भी बन सकते हैं। चलिए शशांक वैसे भी जी 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 शशांक जी बताएं आपको क्या लगता है? हाँ देखिए, मंत्रिमंडल गठित करना और उसको कौन सा विभाग देना है ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 बार से ये पद जो है एक आदिवासी वर्ग के पास था। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये किसी सामान्य वर्ग को मिल सकता है। और जो नक्सल के खिलाफ जो भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रही है, मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी तो उससे किसी काबिल व्यक्ति के हाथों में ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या लगता है पिछले कैबिनेट की हम बात कर लेते हैं, इस वाले कैबिनेट में कितना अंतर हो सकता है या पिछली कैबिनेट ज्यादा संतुलित आपको दिखाई दी होगी? चूंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी रहे हैं, तो पिछली कैबिनेट को आप किस लिहाज से देखते हैं? शशांक जी। पिछली कैबिनेट को अगर मैं एक बार और पहले चलूं तो 2003 में जब भाजपा जीत कर आई थी, हाँ। तो वो अपने समय की अप्रत्याशित जीत थी। बिल्कुल। तो उस समय कोई बहुत अनुभवी लोग जीत कर दिए गए थे, अनुभवी लोग चुनाव हार गए थे। तो नए लोगों को जब मौका दिया गया तो वो बड़ा अनुभवहीन मंत्रिमंडल था। अच्छा। 2008 में यही लोग सीख कर आए और कुछ अनुभव आया। अच्छा। लेकिन इस बार जो विशेष बात यह है कि जितने अनुभवी विधायक, जितने अनुभवी नेता भाजपा के हैं, वो इस बार जीत कर आए हैं। चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे हो, चाहे वो गौरीशंकर अग्रवाल हो, शिवरतन शर्मा हो। तो मुझे लगता है कि इस बार मंत्रिमंडल जो होगा वो लगातार जीतते आ रहे विधायकों ने जो सीख ली है। हाँ। और जो पुराने नेता हैं, तो नए पुराने वरिष्ठ लोगों का एक मिश्रित अनुभवी टीम जो है डॉक्टर रमन सिंह की बनने वाली है। क्या लगता है आपको गागड़ा जी, कितना सहमत है आप? बिल्कुल वरिष्ठ हैं और उनके पास मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मिश्रित रहेगा और अच्छा कैबिनेट रहेगा, जनता को अच्छा सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह देने वाले हैं। हाँ। कोई शक नहीं है कि बेहतर काम आने वाली सरकार भी करने वाली है। चलिए बिल्कुल। इसमें ये बात जोड़ सकता हूँ जी कि तीसरी पारी में डॉक्टर रमन सिंह का मंत्रिमंडल तीसरी पारी में सबसे अच्छा होगा। तीसरी पारी मतलब कुल मिला के गलतियां सीख के थोड़े बहुत गिर के खड़े होके फिर अब तीसरी बार जो बनेगा वो कम से कम एक अच्छा कैबिनेट तैयार हो सकता है। खैर काफी सीटें यहाँ पे गंवाई भी हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किनसे पूछ रही है? जी आप ही से पूछिए शशांक जी, ये गागड़ा जी तो बताएंगे नहीं इस बारे में। अच्छा। जी ऐसा नहीं है, वो जो विधानसभा सीटें हारे हैं, जो मंत्री विधायक हारे हैं जी, हर विधानसभा में चुनाव जब होता है उसमें परिस्थिति अलग होती है। उस कारण कांग्रेस के लोग भी हारे हैं, कांग्रेस में 27 लोग हारे हैं, बीजेपी में 23 लोग हारे हैं। इसलिए कोई एक कारण है बीजेपी विरोध में था, कांग्रेस के विरोध में था, ऐसा नहीं है। हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में जातिगत समीकरण होता है, स्थानीय परिस्थिति होती है। जातिगत समीकरण की बात करी है, क्या लगता है जातिगत समीकरण के आधार पर कुछ सीटें गवाई तो देखी है और आपने भी देखा, हमने भी देखा है, सीटें तो गई हैं। क्या लगता है शशांक जी आपको? देखिए जातिगत समीकरण तो नहीं कहना चाहिए। देखिए इस बार चुनाव में हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस चुनाव में कोई विशेष मुद्दा नहीं है। हाँ। कांग्रेस पार्टी कोई विशेष मुद्दा उठा नहीं पाई, कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं। डॉक्टर रमन सिंह की छवि और उनके विकास कार्य इतनी ज्यादा थी कि वही प्रमुखता से सामने आ रही थी। हाँ। तो आखिर किस आधार पर मतदाता वोट दे? तो इस बार मतदाताओं ने ना ज्यादातर जो स्थानीय प्रतिनिधि थे उनके व्यवहार, उनके कार्य के आधार पर वोट दिया है। तो उसमें भाजपा के जितने लोगों के खिलाफ में वोट दिया है उससे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक चुने गए थे उनके खिलाफ में वोट दिया है। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में इसलिए बैठ रही है क्योंकि उनके जितने विधायक चुनकर आए थे उनमें से ज्यादातर हार गए। तो इसलिए ये जो हार और जीत है, जो स्थानीय व्यक्तित्व, स्थानीय जो विधायक है उसका व्यवहार, उसके कार्य के आधार पर जनता ने मतदान किया है। तो फिलहाल हमारे पास चर्चा का विषय हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि दरभा नक्सली हमले की बाद में कांग्रेस को लगा कि हम सहानुभूति जो वोट बैंक है उसे भुना लेंगे, लेकिन कांग्रेस उसको भी ढंग से भुना नहीं पाई। क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित तौर से देखिए मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि जो झीरम घाटी का हमला हुआ वो ऐसे समय में हुआ कि उसके 3-4-5 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं खो गया। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की असफलता है कि इस मुद्दे को वो बहुत अच्छी तरह से उठा नहीं पाया।
इसकी भी वजह ये थी कि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर की असफलता के बजाय इसका राजनीतिक रंग चढ़ने लग गया और इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों घबराने लग गए। तो कहीं ना कहीं, और तीसरी बात हमें समझना होगा कि हमारे प्रदेश में ये चिंता का विषय है कि एक घटना में जिसमें 26 बड़े नेता कांग्रेस के मारे जाते हैं, वो वहां से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर मैदानी क्षेत्रों में लोगों को भावनात्मक जुड़ाव नहीं होना, ये अच्छी बात नहीं है जी। देखो, क्या लगता है गागरा जी, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बीजेपी थोड़ा बहुत तो घबराई होगी, क्या लगता है आपको? बीजेपी इस पे कहीं नहीं हो रही थी। इस घटना के तुरंत बाद जो जनमानस में जो चर्चाएं थी और मीडिया में जो चर्चाएं थी, जो बाद में एनआई जांच में भी बात उभर के आई थी कि इसमें कांग्रेस के लोग का हाथ है, इसलिए बीजेपी इस पे घबराई हुई नहीं थी और ना बीजेपी इस पे कोई ज्यादा चिंता थी इसकी। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर देख सकते हैं हम शशांक जी की विकास यात्रा जिस तरीके से निकाली जा रही थी रमन सिंह के द्वारा, कहीं ना कहीं जो परिवर्तन यात्रा जो एंटी निकाली गई थी वो उतनी सफल नहीं हो पाई विकास यात्रा पर। देखिए, परिवर्तन यात्रा भी अपने स्थान पर सफल थी और जिस तरह की भीड़ उमड़ रही थी, हमको समझना पड़ेगा कि नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह से खड़ी हो रही थी, झीरम घाटी की घटना ने परिवर्तन यात्रा का ही मार्ग परिवर्तित कर दिया और उसके बाद फिर कांग्रेस दोबारा खड़ी नहीं हो सकी। कांग्रेस की असफलता जो है वो नंद कुमार पटेल की शहादत एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि उसके बाद जो नेतृत्व आया वो नंद कुमार पटेल के किए गए कार्य को आगे बढ़ाने में असफल रहा। बिल्कुल। नंद कुमार पटेल तो खैर रहे उनको असफल बनाने के लिए। अजीत जोगी की हम बात कर लेते हैं। चरणदास महंत पे हमेशा हमने तो देखा ही है कि एक साथ वो कभी दिखाई दिए ही नहीं। बीजेपी में कुछ ऐसे नेता, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऐसे नेता देखे हैं आपने, नजर है उन नेताओं पे जिनकी आपस में बनती नहीं है, कहीं ना कहीं से खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़े। हालांकि पार्टी ने खामियाजा भुगता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है आपको, क्या लगता है? देखिए, अगर आप अपने परिवार में ही देखें तो 6-8 लोगों के सदस्यों में आपस में मत भिन्नता होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस तरह का है कि वहाँ पे मत भिन्नता जो है वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मतभेद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता। उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक पे हर जगह पर मतभेद है, भीतरघात भी होता है, एक दूसरे को हराने की भी कोशिश होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये संगठन का डंडा चलता है या संगठन की नजर पड़ती है तो इसका प्रभाव कम दिखाई देता है बनिस्बत कांग्रेस पार्टी के। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी जिस एका के साथ लड़ी, पूरे 1 महीने की प्रक्रिया के दौरान उन लोगों ने बताया कि चाहे महंत जी हो या जोगी जी हो, वो लोग साथ साथ हैं। भले संतरे की तरह बाहर छिलका एक दिख रहा है, अंदर से वो फाटे में हो, लेकिन वो दिखाई ये दिया कि सब एक साथ होके चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, क्या लगता है आपको गागरा जी? चुनाव पता भी चल रहा है कि आरोप लगा है कौन तक किसको रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, आप तो जीत गए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे स्टूडियो में आप आए और हमसे इस मुद्दे पे आपने चर्चा की। और देखना, वाकई में देखेंगे, दिलचस्प होगा शशांक जी भी कि कितनी बेहतर रहती है यहाँ पर कैबिनेट की बैठक। लिया जा रहा है।